एक मामूली इंसान भला गॉड लाइक बीइंग को कैसे मात दे सकता है। एंड आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये नामुमकिन है, बट इट्स पॉसिबल। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बाइबल में लिखा है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ह्यूमंस आर वेरी सिमिलर टू गॉड, सो देयर इज अ चांस ह्यूमंस कैन विन। ये बात मैं बाद में एलैबोरेट करूंगा, पहले बात करते हैं इसकी कंट्रोवर्सी की। पर उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बारे में। अरे थॉर रैग्नारॉक नहीं, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे है और इंडिया में बैन हो चुका है। बैन नहीं हुआ, नेटफ्लिक्स ने इसे इंडियन रीजन में रिलीज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी बताते हैं, रुको ज़रा सब्र करो, पहले इस एनिमे की स्टोरी समझो। तो ह्यूमैनिटी को 7 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं एग्जिस्ट करते हुए, एंड गॉड्स एक मीटिंग रखते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ह्यूमंस को और 1000 साल जीने के लिए देना चाहिए, क्या अभी सारी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड उस मीटिंग का कंक्लूजन निकलता है रैग्नारॉक, मीन्स एक फाइटिंग टूर्नामेंट बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस, जिसमें टोटल 13 फाइट्स होंगी। अगर ये टूर्नामेंट गॉड जीते तो ह्यूमैनिटी को उसी समय ख़त्म कर दिया जाएगा, एंड इफ ह्यूमन जीते तो उन्हें 1000 साल और मिल जाएंगे जीने के लिए। सारी कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हुए देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट तो ओपी है, बट फिर दिक्कत कहाँ शुरू हुई। दिक्कत तब आती है जब इस शो में एंट्री होती है हिंदू गॉड लॉर्ड शिवा की। देखो, हम इंडियंस अपने धर्म को लेकर बहुत सीरियस होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक दूसरे से जोड़े रखती है। इससे आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी आर्टिस्ट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं और वो भी उस आर्टिस्ट का बहुत बड़ा फ़ैन है, तब आपको उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है। भले ही आप दोनों में 100 डिसिमिलैरिटी हो, बट वो एक सिमिलैरिटी उन 100 डिसिमिलैरिटी को ओवर पावर कर देती है। ऐसे ही धर्म है, आप एक गॉड में बिलीव करते हैं और आप देखते हैं और लोग भी उस गॉड में बिलीव करते हैं, एंड एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है और उस ऊपर वाले से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चलो वो प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आती है लॉर्ड शिवा के डिपिक्शन में। हम सब जानते हैं लॉर्ड शिवा देवों के देव हैं, महादेव हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करते, शांत स्वभाव के हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर उनकी तीसरी आँख खुल जाए तो विश्व का सर्वनाश तय है। पर जैसा मैंने कहा, उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता और वो इंसानों से भी बहुत प्रेम करते हैं। बट इस एनिमे में उनको बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है। शॉर्ट टेम्पर्ड, ह्यूमंस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, सेल्फ सेंटर्ड, पावरफुल तो दिखाया है क्योंकि वही एक लौते इंडियन गॉड थे जो टॉप लीग गॉड्स ओडिन, ज़ूस, एरिस एटसेट्रा के साथ बैठे थे, और कुछ लोग उनके कैरेक्टर डिजाइन से भी नाखुश थे। और इन सब बातों से तो मैं भी एग्री करूंगा। इस एनिमे के क्रिएटर जापानीज हैं, तो शायद उन्हें इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, बट एटलीस्ट उन्हें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी कि इंडिया में गॉड्स को कितना ज़्यादा डिवाइन माना जाता है, और उनका गलत पोर्ट्रेयल काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। और इसका हट जाना नेटफ्लिक्स को बनना भी पड़ा। नेटफ्लिक्स को इतना बैकलैश मिला कि उन्होंने इस एनिमे को इंडियन रीजन में रिलीज ही नहीं किया। सारी कंट्रोवर्सी को साइड में रख के अब सवाल उठता है कि ये एनिमे अच्छा है कि नहीं। तो मेरा जवाब होगा कि अच्छा हो सकता था, बट फालतू का ह्यूमर और इलॉजिकल कॉमेडी की वजह से ये बस एवरेज एनिमे बन के रह गया, जिसे आप देख के टाइम पास कर लोगे और फिर भूल जाओगे। कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट एग्जीक्यूशन उतना ही बुरा। कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा ओपी थे, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे। जैसे पहले सीजन में 13 में से 3 फाइट्स दिखाई, एंड तीनों कैरेक्टर जो ह्यूमंस की तरफ से लड़ने आते हैं वो भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। जैसे पहली फाइट में लियूबू, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, दूसरी फाइट में एडम, और तीसरी फाइट में ससाकी कोजीरो। लियूबू 199 एडी में हैन डायनेस्टी के अंदर एक जनरल था जो फेमस था बहुत सारे बिट्रेयल्स के लिए, बट कुछ फोकटेल्स हैं कि वो प्रूव करना चाहता था सबको कि उससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, और वो खुद को एक इंडिपेंडेंट पावर डिक्लेयर करना चाहता था। वो उस टाइम का ग्रेटेस्ट वॉरियर था। एडम को तो हम सभी जानते होंगे,
फर्स्ट ह्यूमन जिसे गॉड ने बनाया था वो बिल्कुल कार्बन कॉपी था गॉड की, तो स्ट्रांग तो होगा ही। थर्ड फाइट में एंट्री होती है सासाकी कोजिरो की। सासाकी कोजिरो एक जापानीज स्वॉर्ड्समैन था, मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट। इस शो का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये शो रियलिटी और फिक्शन को बड़ी खूबसूरती से मिक्स करता है। ये शो अपने कैरेक्टर्स को रियल लाइफ से उठाता है, पर उनके इर्द गिर्द की कहानी, उनका पास्ट अपने हिसाब से बताता है, एंड इट सीम्स टू बी बिलीवेबल। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का एक डायलॉग था कमांडर पिक्सिस का, But first, a word of advice about telling a lie. To make it good, you need to mix in at least a pinch of the truth. और ये शो भी वही करता है, झूठ के साथ सच मिलाकर, रियलिटी के साथ इमेजिनेशन मिलाकर। एक और प्लस पॉइंट इस शो का ये भी है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ह्यूमंस गॉड्स को हरा सकते हैं, बट कैसे? और इस एनीमे ने इस क्वेश्चन का काफ़ी बखूबी जवाब दिया। स्टार्टिंग में ही ल्यूबू की फाइट में हमें पता चलता है कि वो बचपन से स्ट्रांग तो था, बट उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, और जब उसे पता चला कि उसकी फाइट गॉड से है तो उसने वेपन को मास्टर करने के लिए दिन रात ट्रेनिंग की। ऐसे ही सासाकी कोजिरो, वो तब तक पूरी लाइफ स्ट्रांग स्वॉर्डमैन से लड़ता रहा, हारता रहा, ट्रेनिंग करता रहा, जब तक वो सबसे आगे नहीं निकल गया, इवन गॉड से भी आगे, और अपनी लाइफ में उसने पहली फाइट एक गॉड से जीती। और वहीं दूसरी तरफ गॉड्स कई हजार साल इसी भ्रम में जीते रहे कि ह्यूमन से तो वो कभी हार ही नहीं सकते, बट अगर हौसला हो तो चींटी भी सांड की नाक में दम कर देती है। इसे आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइट से समझिए। सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, क्रिप्टोनियन है, और बैटमैन एक मामूली इंसान और रिच भी। बैटमैन का कोई चांस ही नहीं था सुपरमैन के आगे टिकने का, बट उसने हौसला नहीं खोया, पूरी प्लानिंग की, ट्रैप सेट किए, दिमाग लड़ाया, सुपर ह्यूमन लेवल ट्रेनिंग की, और ऑलमोस्ट सुपरमैन को मार ही दिया था। और वहीं सुपरमैन इसी भ्रम में था कि वो तो गॉड लाइक बीइंग है, एक मैरा ह्यूमन उसका क्या ही उखाड़ लेगा। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में भी गॉड्स इसी इल्यूजन में थे कि ह्यूमंस उन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए वो कई हजार सालों से ऐसे ही बिना ट्रेनिंग किए, फाइट किए जी रहे थे। बट कुछ ह्यूमंस थे जो अपनी मेहनत से गॉड के लेवल को छू चुके थे, उन्हें बस जरूरत थी गॉड जैसे वेपन्स की, क्योंकि हम सब जानते हैं गॉड के वेपन एक अलग ही मटेरियल से बनते हैं, और ह्यूमंस के बनाए हुए वेपन्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। और यहीं पर शो का एक और स्मार्ट मूव देखने को मिलता है कि जो 13 वैल्करीज थी वो वेपन में फोर्ज हो सकती थी, और गॉड के वेपन जितनी स्ट्रांग भी बन सकती थी। अब यहाँ तक तो हो गए प्लस पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स यही हैं कि इसमें इलॉजिकल ह्यूमर ऐड किया गया है, फालतू कॉमेडी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। जैसे ब्रुनहाइल्डे, फिर से सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, जैसे ब्रुनहाइल्डे, उसकी 2 बहनें मरी, पहले वो दुखी हुई, फिर अगली फाइट आते ही सब भूल गई। सेम उसकी छोटी बहन भी। फाइट सीक्वेंस भी कुछ खास मजेदार नहीं थे, मतलब एनिमेशन वॉज नॉट फ्लूइड। ये एक फाइटिंग बैटल शोनन एनिमे था, तो फाइटिंग तो कुछ हटके होनी चाहिए थी ना, जैसे गॉड ऑफ हाई स्कूल में थी, बट ऐसा नहीं हुआ। और CGI भी खराब था। मेरे हिसाब से ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो इसकी एनिमेशन की हो रही है। बाकी देखो, मैं यही कहूँगा कि आप इसे एज अ फिक्शनल वर्क लेना, जो कि ये है भी, बट आप इसे सीरियस मत लेना। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ समवन। उसने बस डिफरेंट मैथोलॉजीज के गॉड्स से इंस्पिरेशन लेकर इस एनिमे के गॉड्स को लिखा है, बनाया है, और गॉड्स को थोड़ा ब्रूटल और सेल्फ सेंटर दिखाया है ताकि स्टोरी में मजा आ सके। और वैसे लॉजिकल भी है कि कोई रेस पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है, तो थोड़ा घमंड तो आएगा ही ना। अब मैं भी इसे प्रॉपर फिक्शनल वर्क लूंगा और यही कहूंगा कि इट्स अ टाइम पास एवरेज एनीमे। अगर आपने ये एनीमे देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनीमे प्रिज्म को।